राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य के बारे में। अब हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य क्या हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था की दार्शनिक अवधारणाओं एवं उनके उद्देश्य को चिंतन का आधार प्रदान करना है। मनुष्य जहाँ राजनीतिक विकास के तथ्यों की जानकारी के प्रति उत्सुक एवं जिज्ञासा रखता है, वहीं भावी राजनीतिक समाज के आदर्श चिंतन का स्वरूप रेखांकित करने की गहरी रुचि भी रखता है। मतलब वो उत्सुक रहता है, जिज्ञासा रखता है और साथ ही साथ वो आदर्श चिंतन का स्वरूप भी रेखांकित करता है। मतलब वो चिंतन करता है कि और कैसे बेटर किया जा सके। एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, उसकी संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का स्वरूप कैसा हो, एक उत्तम नागरिक एवं नागरिक समाज का निर्माण कैसे हो, ये सब वो सोचता है। लोगों का एक आदर्श राजनीतिक व्यवहार किस रूप में प्रकट हो आदि प्रश्नों से जुड़ी कल्पनाएं किसी भी राजनीतिक दर्शन का आधार बनती हैं। राजनीतिक चिंताकर्ता एवं दर्शनकार इन्हें आदर्श कल्पना ही नहीं, व्यवहारिकता के धरातल एवं कसौटी पर भी कसकर चिंतन करते हैं। इन लक्ष्यों के चिंतन की साधना में तुलनात्मक राजनीति की साधना का उद्देश्य भी समाहित होता है। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक दर्शनों के प्रयोग से जुड़ी समस्याओं के निदान एवं उनकी सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करने का भी उद्देश्य रखती हैं। इस तरह अध्ययन युग संदर्भ की चुनौतियों से जुड़कर क्रियाशील रहता है। युग मतलब काल, मतलब कि सभी कालखंड में जो भी चुनौतियां आई हैं उनसे जुड़कर क्रियाशील रहता है। इससे स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और व्यवहार में जो है दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक संस्थाओं के विकास और राजनीतिक समस्याओं की गुत्थी सुलझाने के लक्ष्य से भी प्रेरित होता है। राजनीतिक संस्था के विकास कैसे हो और राजनीतिक समस्या को कैसे हल किया जाए, जो राजनीति में समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे बेटर करने के लिए हरदम प्रेरित रहता है। अरस्तु द्वारा संविधान के वर्गीकरण एवं तुलनात्मक अध्ययन के पीछे भी ऐसे ही उद्देश्य हैं। आज भी ऐसे ही उद्देश्यों से अध्ययन जुड़ा हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य मात्र राजनीतिक व्यवहार ही नहीं है, शासन के नीति निर्णय की प्रक्रिया और उन्हें सफलता प्रदान करने के मंतव्य से भी जुड़ा है। तो क्या ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, जो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है केवल राजनीतिक व्यवहार ही नहीं है कि राजनीति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि शासन में जो नीति और निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया को सफलता प्रदान करने का एक सोच है। आज तुलनात्मक राजनीति का सहारा लेकर राजनीति एवं शासन व्यवहार की घटना प्रवाह का पूर्वानुमान ही नहीं, उनकी भविष्यवाणी करना भी सामान्य बात हो गया है। मतलब कि कौन सी राजनीति, किस देश में कैसी राजनीति है, इसके बारे में हम केवल व्यवहार घटना का प्रवाह ही नहीं करते बल्कि पूर्वानुमान ही नहीं करते, केवल उसकी भविष्यवाणी भी करना आज बहुत ही पॉसिबल सी बात हो गई है कि किस समाज में, किस देश में किस प्रकार की राजनीति से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे चाइना को देख लीजिए, इस समय जिस तरह से एग्रेसिव दिखा रहा है, तो हम तुलना रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरह से हम राजनीति में और उनके अंदर जो एक सत्ता पार्टी है या किसी देश में, अलग देश में कई प्रकार के दल हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसे यूएस में है, तो उनसे कैसा वो मूव लेंगे, उनके पुराने जो संबंध हमारे रहे हैं उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा लेंगे या और कोई राष्ट्रपति जो आता है वो कैसा इस पार्टी से आता है और कैसा व्यवहार करेगा किसी अदर देश के प्रति। तो इस तरह हम तुलना करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इनके आने से कुछ बेटर होगा। शासन संबंधी निर्णयों विभिन्न स्तरों पर विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक राज्य द्वारा अपने विरोधी राज्यों की कमजोरियों, खामियों आदि का पता लगाकर फैसले लेने की कोशिश की जाती है, जिससे सुरक्षा के इंतजाम, कूटनीतिक और प्रतिस्पर्धा के दांवपेच सफल हो सकते हैं। आज इस प्रकार के अध्ययन हेतु शोध एवं सर्वेक्षण आदि की संगठित विधियों अथवा उनसे जुड़ी विशेषज्ञ एजेंसियों की व्यापक भूमिका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर चुकी है और इनका आश्रय सरकारों एवं सरकारी सत्ता केंद्रों द्वारा लिया जाता है। आज की सत्ता राजनीति की दौड़ में संकुचित स्वार्थों और दलगत या राष्ट्रीय हितों के लिए भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का सहारा लिया जाता है। आज की सत्ता नीति
सत्ता राजनीति की दौड़ में संकुचित स्वार्थों और दलगत या राष्ट्रीय हितों के लिए भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक पद्धतियों, तौर तरीकों एवं उपकरणों आदि का प्रयोग भी काफ़ी विकसित रूप से होने लगा है। अब जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है वो वैज्ञानिक पद्धतियों, डेटास पर डेवलपमेंट होने लगा है। मतलब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उसी की तरह हम अपने तुलनात्मक रणनीति को विकसित कर पाएंगे। इस तरह सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक चुनौतियों दोनों ही संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन उद्देश्यपरक उपयोगिता रखता है। यह राजनीति व्यवहार ही नहीं, शासकीय नीति निर्णयों एवं प्रक्रियाओं से भी जुड़ा है और उन्हें उनके उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। इस तरह वह राजनीतिक विकास के लक्ष्य की सिद्ध में भी उपयोगी है। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राज्य की समस्याएं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में समस्याएं क्या आती हैं, उसके अध्ययन में कौन सी समस्याएं आती हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्या समस्याएं या चुनौतियां आती हैं। विश्व के व्यापक राजनीति फलक पर शासन और राजनीति से जुड़े विविध आयामों, उनके प्रेरक कारणों, पृष्ठभूमि आदि की इतनी विविधताएं हैं कि तुलनात्मक अध्ययन और उसके आधार पर निष्कर्षों का सामान्यीकृत निष्पादन करना एक जटिल पेचीदा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा राजनीति से जुड़े हुए आयाम और पहलू हैं, उनकी पृष्ठभूमि है अलग अलग देश में, अलग अलग कालखंड में। तो जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है तो जटिलता आ जाती है, तो एक निष्कर्ष निकालना बहुत ही पेचीदा सवाल बन जाता है। अतः ऐसे अध्ययनों की शुद्धता एवं परिपक्वता तथा निष्कर्षों आदि का पूर्ण सहमति बनना जटिल प्रश्न बन गया है। इस तरह तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बेहद चुनौतीपूर्ण एवं समस्यापरक क्षेत्र है। अतः एक सुनिश्चित सामान्यीकरण मतलब एक सामान्य उद्देश्य बता पाना उसका बहुत कठिन कार्य हो जाता है। प्रायः उनके बीच उभरने वाले तमाम प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर संभव नहीं हो पाता है। इन्फॉर्मेशन में जटिलताएं होते हैं तो एक पर्टिकुलर जो सामान्य बात है वो उभर के नहीं आ पाती है, तो कभी कभी संतोषजनक उत्तर संभव नहीं हो पाता है। फलतः कभी कभी निराशा भी उत्पन्न होती है। लेकिन सच कहा जाए तो मानवीय व्यवहार के वैविध्य एवं जटिलताओं की व्यापकता के मद्देनजर यह चुनौती कोई अनापेक्षित बात नहीं है। इसमें विषय की महत्ता कम नहीं होती है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की पहली समस्या हमें यह दिखाई देती है कि उसमें अवधारणात्मक इकाइयों की रचना और उनके परिभाषीकरण का चुनौती सामने आती है। कौन सी समस्या आती है? अवधारणा इकाइयों की रचना और उनके परिभाषीकरण की। परिभाषीकरण से मीन्स है कि किसी पर्टिकुलर थॉट को, विचार को एक परिभाषा के रूप में व्यक्त करना, उसी के बेस पर कि एक पर्टिकुलर चीज़ होगी तो ये चीज़ होगा। जैसे डेमोक्रेसी कैसे होती है, साम्यवाद कैसे होता है, समाजवाद कैसा होता है, तो ये एक परिभाषा है एक तरफ से। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी अवधारणा बनाते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। वस्तुतः अवधारणात्मक व्याख्या परिभाषिक शब्दावलियों के विकास पर ही निर्भर करती है। जब हम एक दायरा बना देते हैं कि ऐसा होगा तो ये चीज़ कही जाएगी, तो हम उसके ऊपर हम व्याख्या बनाते हैं, फिर अवधारणा लेते हैं। जो भी घटना घटित कहीं हो रही होगी तो उसका हम एक परिभाषिक रूप देते हैं कि हाँ ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे प्रजातंत्र है, यहाँ पे समाजवाद है, यहाँ पे साम्यवाद है। ऐसी हम व्याख्या करते हैं। और इस संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अपनी संभावनाओं की उभरती व्यापकता के बावजूद परंपरागत राजनीति शास्त्र की शब्दावलियों या इकाइयों पर भी अधिक निर्भर है। यह उसकी मौलिक समस्या है। वस्तुतः ऐसी शब्दावलियों जहाँ तुलनात्मक राजनीति की अवधारणात्मक इकाइयाँ होती हैं, वहीं ये तुलनात्मक आंकड़ों एवं निहितार्थों की संवाहक भूमिका भी निभाती है। अतः इनका स्पष्ट परिभाषित होना जरूरी होता है। इनके बिना संकल्पनात्मक या अवधारणात्मक विश्लेषण, सटीक तुलना, माप, सामान्यीकरण तथा सैद्धांतिक परीक्षण एवं स्थापना संभव ही नहीं है। इस संदर्भ में कठिनाई यह है कि राजनीतिकरण, समाजीकरण, आधुनिकीकरण आदि में विविध राजनीतिक संस्कृतियों की अपनी विशिष्टता युक्त पृष्ठभूमि अलग अलग ढंग से काम करती है। अतः निहित अर्थों की संवाहक शब्दावली से जुड़े इकाइयों का सर्वमान परिभाषिक व्याख्या दुरूह कार्य है। इतनी ज़्यादा जटिलताएं हैं कि किसी चीज़ को परिभाषिक रूप से व्याख्या करना एक कठिन कार्य हो जाता है। दूसरी समस्या वर्गीकरण की है। अब दूसरी समस्या, पहली समस्या हमने देख लिया कि शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली नहीं मिल पा रही थी।
व्याख्या नहीं हो पा रही थी। और दूसरी समस्या वर्गीकरण की है। तुलनात्मक अध्ययन में वर्गीकरण विज्ञान का सम्यक विकास महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर्निहित विविधताओं के चलते उनका समुचित वर्गीकरण कठिन कार्य है। वर्गीकरण के ऐसे हर प्रयास में कमियां इंगित की जा सकती हैं, अतः इसमें निरंतर परिमार्जन की गुंजाइश बनी रहती है। निरंतर डेवलपमेंट करना पड़ता है, इसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। वर्गीकरण, अब जानते हैं वर्गीकरण कितना कठिन कार्य होता है। किस वर्ग में किस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को रखा जाए, इसमें असुविधाएं होती हैं। तीसरा क्या है, तुलनात्मक राजनीति की तीसरी समस्या अभीष्ट अध्ययन के विषयगत और उपकल्पनाओं के स्वरूप देना है तथा प्रयोगशीलता एवं सत्यापन की कसौटियों का निर्णय। यहाँ पे समस्या आती है सत्यापन कैसे करें, प्रयोगशाला कैसे उसकी एक तरफ से बनाएं, कैसे निरीक्षण किया जाए, उसका परीक्षण कैसे किया जाए, ये समस्याएं आती हैं। इसमें विषय के महत्वपूर्ण पक्षों को चिन्हित करने के साथ समान सिद्धांतों एवं परीक्षित सामान्यीकरण को इस तरह प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा होती है निष्कर्षात्मक, जिसमें निष्कर्ष निकलता है ज्ञान में परिपूर्णता और अनुभविक शुद्धता अधिकाधिक संभव है। तो निष्कर्ष निकल सके और परिपूर्ण रूप से अनुभव के साथ शुद्धता उसमें रहे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तथ्य कैसे संकलित किया जाए, ये भी एक चुनौतीपूर्ण है। कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है और एकदम शुद्ध और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम उसका संकलन कर सकें, तो ये नहीं संभव हो पाता कभी कभी जल्दी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे अधिनायक तंत्र जिसे बोलते हैं, तानाशाही तंत्र, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल पाती है। लोकतंत्र में भी बहुत ही सीक्रेसी होती है, बहुत ही छुपा के रखी जाती है जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती। तो जब सारे डेटा नहीं मिल पाएंगे तो आंकड़े इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो तथ्यों एवं आंकड़ों का सही संकलन अध्ययन की आधारभूत कसौटी है। तथ्यों का सटीक पहुंच में अड़चनें होती हैं। शासन के नीति निर्णयों आदि की सटीक जानकारी उनकी गोपनीयता के आवरणों में होने के कारण कठिन होती है। अधिनायक तंत्रों में यह मात्रात्मक दृष्टि से अधिक दुरूह होता है। तो अधिनायक तंत्र मतलब तानाशाही तंत्र में मात्रात्मक दृष्टि से, अगर मात्रात्मक दृष्टि से देखें तो ये तो और भी कठिन कार्य हो गया है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन अगर उपेक्षित रूप से हम देखें, पारदर्शी मानी जाने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी गोपनीयता के आवरण होते हैं, जिनके पीछे से प्रमाणिक जानकारी कठिन होता है। जानकारियाँ तो मिल सकती हैं, लेकिन उनकी परिपूर्णता एवं संपूर्णता शुद्धता की गारंटी नहीं ली जा सकती। और कहीं जानकारियाँ मिल भी जाएं तो उनकी जो सटीकता की शुद्धि की गारंटी नहीं ली जा सकती है। आंकड़ों एवं संग्रहित तथ्यों को मापना भी कठिन कार्य है। कभी कोई राजनीतिक व्यवहार सुनिश्चित कारणों पर आधारित होती है, लेकिन बाद में उन्हीं कारणों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक व्यवहार एवं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रिया बदल जाती है। कुछ राजनीतिक निर्णय करते ही ऐसी स्थितियों में तुलनात्मक विश्लेषण दुरूह बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी देश में कोई घटना घटी है और वो अचानक से किसी कारणवश घट गई है, उसका होना निश्चित नहीं था, संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश घटना घट गई है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसी घटना है। तो पृष्ठभूमि की विविधताएं राजनीतिक परिणामों की विविधतापूर्ण बना देती हैं। ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रतिमान सुनिश्चित करना, तुलनात्मक निष्कर्षों तक पहुंचना कठिन होता है। ये विविधताएं जहां संख्यात्मक दृष्टि से व्यापक होती हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें जटिलताएं भी होती हैं। सरकारी बदलाव के कारण, राजनीतिक बदलाव के कारकों को इनके बीच चिन्हित करना कठिन कार्य है। ऐसे कारक समय के साथ बदलते भी रहते हैं। ऐसे कारकों का मापन भी कठिन होता है। कभी भारत में मंडल कमीशन की संस्तुतियाँ, ये देखिए, कभी भारत में मंडल कमीशन जब आया था कि संस्तुतियों के लागू होने पर भारी संख्या में आत्मदाह होते हैं, और कभी न्यायपालिका को भारतीय समाज एवं राजनीति में इससे आए उफान को नियंत्रित करने के लिए स्थगनादेश देना पड़ता है। कभी मंडल कमीशन को रद्द करने के लिए न्यायपालिका को न्यायपालिका आदेश देती है कि स्थगन कर दीजिए, और कभी मंडल कमीशन की वजह से आत्मदाह हो जाते हैं। और जब कुछ समय बाद न्यायपालिका के क्रियान्वयन को वैध ठहराती है, और जब न्यायपालिका इसको वैध ठहरा देती है तो उतनी तीखी प्रक्रिया आप नहीं देखते हैं, सब सामान्य हो जाता है। अब देखिए हिंसा नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही हिंसा। अंग्रेजों द्वारा इंडियन पेनल कोड और हिंसा नहीं हो रही मीन्स कि
आरक्षण को लेकर हिंसा नहीं हो रही। जब कोई चीज़ नया इम्प्लीमेंट हुआ था तो हिंसा के देखे जा सकते हैं, और अब सामान्य हो गया है। अंग्रेजों द्वारा इंडियन पैनल कोड और उनके तहत विधि की समता, मतलब विधि के समान समता का अधिकार, जो इंडियन पैनल कोड अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो उस समय नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी की सजा के विरुद्ध बंगाल में दंगे भड़क उठे थे। विधि की समता उस समय ऐसा था कि ब्राह्मण को शायद ऊंचा बताया जाता था और उनको फांसी देना हिंदू धर्म के खिलाफ, ब्राह्मण को ऊंचा ऊंचा माना जाता था, तो उनको फांसी देना सजा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा ना उस समय अंग्रेजों के लिए। तो इसका बहुत विरोध हुआ था और बंगाल में दंगे भड़क उठे थे। लेकिन बाद में वही समाज विधि के समक्ष समता की अवधारणा को पचा लेता है और अब हम ब्राह्मणों को उतना ऊंचा नहीं मान रहे हैं, अब हम लोग सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं। जितना पहले ब्राह्मणों के बारे में बहुत लिखा गया है कि बहुत ही ऊंचे हैं और इनको मतलब फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, कठोर दंड नहीं दिए जा सकते, तो अब ऐसा नहीं है, अब सामान्य हो गया है। जब एक ही देश एवं समाज में ऐसी प्रतिक्रियात्मक भिन्नता हो सकती है तो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनकी सामाजिक राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप ऐसे वैविध्य एवं उनके भिन्न भिन्न प्रतिक्रियात्मक व्यवहार भी जटिलता एवं उसकी व्यापकता लाजमी है। वस्तुतः यह सब बातें विषय को चुनौतीपूर्ण भले बनाती हों, लेकिन इनसे वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में विकास की कोशिशों का अवरोधन नहीं हो सकता। तो ये सब जो परिवर्तन है चुनौतीपूर्ण है भले ही हो, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति में बहुत बड़ा इसके विकास में अवरोध हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति में एक समस्या राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्थापित या स्वीकार्य मूल्यों एवं मानकों की विविधता एवं जटिलता तथा उससे उपजने वाले प्रभावों को सही ढंग से समझने की होती है। एक समस्या क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थापित या स्वीकार्य मूल्यों एवं मानकों की विविधता एवं जटिलता। ऐसे मूल्य कभी कभी राजनीतिक व्यवस्थाओं या उनकी अपनी परंपराओं या संस्कृति से उपजे होते हैं। इन्हें हम स्वाभाविक या अप्राकृतिक मूल्यों की कोटि में रख सकते हैं। इन मूल्यों के प्रति संबंधित राजनीतिक समाज में चैतन्यता का व्यापक भाव सक्रिय रहता है। दूसरे तरह के मूल्य या मानक संवैधानिक प्रणालियों के माध्यम से उनके साथ जुड़ा होने के कारण स्थापित होता है। चूँकि समाज किसी संवैधानिक प्रणाली को स्वीकार करता है, इसलिए वह उससे जुड़े मूल्यों को भी अंगीकृत करता है। कभी कभी विशिष्ट पृष्ठभूमि सामाजिक प्रभावों के कारण इनमें जटिलता भी उत्पन्न होती है, अतः इन्हें उस संवैधानिक प्रणाली की परंपरा तथा संबंधित सामाजिक पृष्ठभूमि की समग्रता में मूल्यांकित कर निष्कर्ष निष्पादित करने की समस्या होती है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यह कुछ अधिक ही कठिन समस्या होती है। राजनीतिक मूल्य या मानक कभी कभी किसी समाज पर थोप दिए जाते हैं। प्रायः समाज उसकी परंपराएं या उसके संस्कार उन्हें कबूल नहीं करते हैं, लेकिन कोई तानाशाह या अधिनायक इन्हें थोप देता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि कोई भी एक्ट सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, तो डेमोक्रेसी में आप क्या कह सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन तानाशाह में विरोध करना भी बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ऐसे मूल्य या मानकों से उत्पन्न होने वाली पेचीदगियों के कारण किसी सामान्यीकरण पर पहुंचना कठिन हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में जब विरोध हुआ तो इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ डेमोक्रेसी में मतलब कि लोगों को ये परेशानी है और उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन तानाशाह में जब वो क्वेश्चन ही रेज़ नहीं होगा कंसर्न कि उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो तुलनात्मक राजनीति में इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही तो सारी गणनाएँ लिखी जाती हैं, तो यही है, नहीं मिल पाती हैं। यहाँ इच्छित या अनिच्छित किस्म के दोहरे राजनीतिक व्यवहारों का प्रकटीकरण होता है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक निष्कर्षों का जो निष्पादन है अध्ययन की समस्यात्मक चुनौती हो जाती है। यह स्थिति समस्या का एक और आयाम प्रस्तुत करती है। उपयुक्त तीनों ही संदर्भों में मूल्यों या मानकों का संस्थागत स्वरूप तीन तरह से प्रकट होता है। लादे गए मूल्यों का संस्थाकरण अधिनायक संस्थाओं एवं व्यवहारों को जन्म देता है। लादे गए मूल्यों का संस्थाकरण अधिनायक मीन्स तानाशाह संस्थाओं एवं व्यवहारों को जन्म देता है। यही स्थिति शेष दोनों संदर्भों में सामने आती है।
इससे राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति में भिन्नताएं आती हैं। राजनीतिक मूल्य एवं संस्थाओं के वैषम्य एवं अंतर्विरोध की स्थिति राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है। तीनों में तालमेल का अभाव राजनीतिक संकट का कारण बनता है। अतः तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन तीनों के प्रति समग्र दृष्टि नियोजित करके ही हो सकता है। समानता देखा जाता है कि संवैधानिक मानकों के अतिरिक्त अन्य मानकों या मूल्यों की स्थिति में विविध राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैषम्य की स्थिति होती है और एक सामान्यीकरण कठिन होता है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और एक समान विचार मिल पाना कठिन होता है। उपयुक्त महत्वपूर्ण समस्याओं के अतिरिक्त भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जटिलताएं पेश आती हैं। इन सभी के बावजूद यह शास्त्र एक सुनिश्चित अनुशासन के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है। इससे अध्ययन की वैज्ञानिकता पद्धति के समावेश के साथ निष्कर्षों का तार्किक निष्पादन एवं उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण करने की निरंतर परिपक्वता अर्जित करती कोष्ठें अध्ययन को सुनिश्चित आकार एवं ठोस विकास की आधार भूमि प्रदान कर रही है।